स्टूडेंट्स देखो, इंटर के जो अमेंडमेंट थे वो मैं लास्ट क्लास में आपको करवा चुका था। अब आरटीपी में इंटर के जो अपने क्वेश्चंस हैं और उनके सॉल्यूशन है वो हम डिस्कस करते हैं, इसमें करते हैं। तो इंटर देखो, आपका जो दिसंबर 2021 अटेम्प्ट कर दिया, वैसे तो नवंबर लगता है, उसमें कहते हैं कुछ क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे हैं, कुछ टाइम पास है। तो सबसे फर्स्ट थिंग देखो, केस स्टडी सिनेरियो। आपको अगर पता हो, मैंने केस स्टडी जो आईसीआई के पोर्टल पर कहते हैं इसमें गिवन है 30 जो केस स्टडीज है वो भी सॉल्व करवा रखी है, तो उसको तो वहां से कर लेना। बस जो अमेंडमेंट जो ओपीसी और स्मॉल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उन केस स्टडी में भी मिक्स होगा, वो थोड़ा सा ध्यान कहते हैं इसमें रखना। चलो अब अपन इसमें लेते हैं केस स्टडी का कहते हैं इसमें कनेक्शन। देखो केस स्टडी में कनेक्शन कहते हैं इसमें इन्होंने क्या दिया है कि रमेश ने, वैसे तो ये बहुत सारी स्टोरी है पर अपन सीधा मेन डेटा वो मैंने बोल्ड कर दिया। रमेश ने एक ओपीसी बनाई, किस नाम से, आस्क रमेश फॉर ऑनलाइन ग्रोसरी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इसका शॉर्ट नाम क्या है, ओपीसी 1, जिसमें रमेश क्या हो गया सोल मेंबर और सुधा उसकी मदर, रमेश की मदर वो क्या हो गई नॉमिनी। तो देखो ओपीसी में एक मेंबर चाहिए, एक नॉमिनी चाहिए, रमेश और उसकी मदर मतलब एक तरह से मेजर के सेंस में ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल हो गया, रमेश की शादी हो गई रचना से, बिजनेस बढ़िया चल रहा था, तो उसने एक और ओपीसी बना ली अपने वाइफ के नाम से, जिसका नाम क्या हो गया ओपीसी 2। अब उसमें वाइफ रचना वो तो क्या हो गई कहते हैं इसमें सोल मेंबर, और रमेश क्या बन गया नॉमिनी। तो रमेश कहते हैं ओपीसी 1 का, तो देखो क्या हो गया, यहाँ पर आईसीएन बहुत बढ़िया काम करके दिया है। 2 ओपीसी है, ओपीसी 1 ओपीसी 2। तो ओपीसी 1 में मेंबर एंड डायरेक्टर कौन है, रमेश। ओपीसी 2 में रचना, नॉमिनी सुधा मदर ऑफ रमेश, और यहां पर कहते हैं इसमें रमेश हस्बैंड ऑफ रचना। तो रमेश एक ओपीसी का मेंबर और दूसरे ओपीसी में नॉमिनी है, ये अलाउड सिचुएशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़े टाइम बाद ये जो कहते हैं ओपीसी थी, इसमें इसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब ये नॉमिनी गया। तो अब रमेश को क्या करना चाहिए, यहाँ पर दूसरा नॉमिनेशन कहते हैं इसमें फिल करना चाहिए, क्योंकि वो पहले वाले नॉमिनी का तो पर्पस फेल हो गया। अब डेथ से पहले सुधा ने एक विल बनाई और उसमें कहा कि नॉमिनी जो है वो मेरा सन सेकंड वाला बन जाएगा। सेकंड सन कौन है, सुरेश। क्या नॉमिनी कहते हैं इसमें नॉमिनेशन कर सकता है, नहीं। नॉमिनी को राइट दिया है कि वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ले, वो तो चलो समझ में आता है, वो नॉमिनेशन नहीं कर सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सुरेश ने रमेश से कहा मुझे नॉमिनी बनाओ, मदर की विल में यही लिखा हुआ था, रमेश ने मना कर दिया। तो दोनों आपस में कहते हैं इसमें क्या हो गए, लड़ने लग गए, ठीक है। रमेश ने क्या किया, अपनी वाइफ मतलब इसे यहां पर नॉमिनी बना दिया, तो ये बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब लड़ाई चालू हुई तो रमेश की वाइफ जो रचना है वो बड़ी बेचारी दुखी हो गई, दिमाग उसका कहते हैं खराब हो गया और वो पागल कहते हैं इसमें, ठीक है। तो अब जब ये कहते हैं इसमें यहां पर पागल हो गई, तो ये जो मेंबर है वो आके क्या बनेगा, कहते मतलब ये नॉमिनी ये आके क्या बन गया, मेंबर। मतलब जो रमेश यहाँ पर कहते हैं इसमें कौन है, नॉमिनी, जैसे ही मेंबर कहते हैं इनकैपेसिएट होगा, वो वहां पर उसके प्लेस पर आकर क्या बन जाएगा, नॉमिनी कहते हैं इसमें मेंबर बन जाएगा। तो ये मेंबर बन गया, ठीक है। अब इसने अपने साइड से दूसरा नॉमिनेशन कर दिया, क्योंकि वो दो कंपनियों तो सेम टाइम पर होल्ड कर नहीं सकता। अब एक फ्रेंड था रमेश का, वो एडवाइस देता है कि सर इस ओपीसी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर दो, मतलब जो एजुकेशन ऑफ गर्ल चिल्ड्रन है उसमें कन्वर्ट कर दो। क्या ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, नहीं। अब सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन है उनको लेते हैं। सिंस रचना बीइंग इनसेन, पागल हो गई, लॉस्ट द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, रमेश जो नॉमिनी था वो मेंबर बन गया ओपीसी 2 में। नाउ हु विल मेक नॉमिनेशन फॉर दिस ओपीसी, तो नॉमिनेशन करने का राइट किसका होता है ओपीसी में, हमेशा मेंबर का। तो नॉमिनेशन कहते हैं इसमें कौन करेगा, रमेश, ठीक है। इन द कैपेसिटी ऑफ हस्बैंड गलत है, रमेश ऑफ OPC2 has now become member of this OPC and now as a member of OPC he can nominate any person as per his choice as nominee, सही है, बी आंसर। तो 1.1 का बी। whether conversion of OPC into a company governed by section 8 is permissible, no way, not allowed, कोई केस में अलाउड कहते हैं इसमें नहीं है।
तो सीधा बी, नो ओपीसी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी को आप सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। थर्ड, रमेश वैसे तो ओपीसी 1 में कहते हैं इसमें क्या था, मेंबर था, अब वो ओपीसी 2 में भी देखो कहते हैं इसमें क्या बन गया, मेंबर कहते हैं इसमें बन गया। ओपीसी 1 में तो ऑलरेडी मेंबर था, ओपीसी 2 में भी कहते हैं इसमें मेंबर हो गया। अब उसको कितने डेज में डिसाइड करना है कि वो ओपीसी 1 को कंटिन्यू करेगा ओपीसी 2 को। तो इसमें जो ओल्ड डेटा था वो था 182 डेज, न्यू डेटा क्या आ गया 180 डेज, मतलब लमसम कहते हैं इसमें कितने हो गए 6 मंथ्स। तो यहां पर देखो, यहां इन्होंने डेट दी है 2 अप्रैल 18, तो 2 अप्रैल 18 अपने पास डेट दी गई है, इससे आप मोटा मोटा कहते हैं इसमें 180 डेज लाइक 6 मंथ्स कहते हैं इसमें काउंट कर लो। तो अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर आ गया, अप्रैल का बिगिनिंग है, सितंबर का एंड ले लो क्योंकि बीच में जुलाई और मई 31 का आएगा, तो लगभग ये आपकी 29 सितंबर 2020 डेट आएगी। हालांकि अगर आप एग्जैक्ट वे में जाओ तो ये 28 कहते हैं इसमें सितंबर आंसर होना चाहिए, यहां से 180 डेज, पर ये 29 सितंबर से सॉल्व करें। एक दिन अगर आपके बहुत ज्यादा नियर अबाउट की समस्या नहीं है तो चलने देना, फालतू में वहां टाइम वेस्ट मत करना। आफ्टर द डिमाइस ऑफ सुधा, मदर ऑफ रमेश, रचना वाज नॉमिनेटेड बाय रमेश फॉर ओपीसी 1 एज नॉमिनी, बट नाउ रचना हैज बिकम इनसेन, सो व्हाट रिकॉर्ड्स यू विल सजेस्ट टू रमेश? चेंज कर लो नॉमिनी, कहां दिक्कत है? तो रमेश इज रिक्वायर्ड टू नॉमिनेट अनदर पर्सन एज नॉमिनी, सही है। ये कह रहा है कि रमेश वेट करेगा जब तक वो रचना पागल से सही कहता है इसमें नहीं हो जाती, है गलत है। रचना इनसेन होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका नॉमिनेशन कंटिन्यू रहेगा, नहीं, इनसेन हो गई तो एक तरीके से वो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाली पोजीशन में नहीं रही, तो आंसर ए है, ये आप आंसर मैच कर लेना। सेकंड देखो, केस स्टडी कहते हैं इसमें, मेरा मानना है कि इस डेटा की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इन्होंने इस डेटा के बिया पर एक भी कहते हैं इसमें क्वेश्चन नहीं बनाया, तो हम सिंपल थ्योरी पर चलते हैं। रौनक एंड भौमिक आर ब्रदर्स एंड दे आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डेयरी, बहुत खुशी की बात है। रौनक इज हैविंग 10 काउस, काम का डेटा है, रौनक के पास 10 काउ है, मंथली एक्सपेंसेस ये है। मजा तब आता जब वो इसको भी कहते हैं इसमें क्या करते, क्वेश्चन में बेस बनाते, नहीं बनाया इन्होंने। अब रौनक सन चिराग इज डूइंग इंजीनियरिंग इन डेयरी साइंस फ्रॉम डेनमार्क एंड इज इन फाइनल ईयर, चलो, he learned a lot by his engineering education and want to invite his father to know the technical aspects of dairy business, मतलब वो डेनमार्क में कहते हैं इसमें डेयरी बिजनेस के बारे में सीख रहा है, बहुत कुछ सीख लिया, तो पिताजी को बुला ले, सर पिताजी आ जाओ, आपको डेयरी बिजनेस के बारे में और कुछ सिखाता हूँ। चिराग ने पेरेंट्स को बुलाया डेनमार्क और कहा कि सर 1 ईयर कहते हैं इसमें वहां पर कहते हैं इसमें रहो, जिससे आप डेयरी बिजनेस सीख जाओगे। रौनक ने अपने ब्रदर भौमिक से कहा कि देख भाई, मेरे को तो क्या कहाँ जाना है, डेनमार्क जाना है, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, तो एक काम कर, मेरी काउज है उनको तो मैं डेनमार्क लेके नहीं जाऊंगा, उनकी केयर करना। ये किसकी सिचुएशन आ गई, बेलमेंट की, सही है। द लेबरर्स आर एंगेज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ काउज एंड डिलीवरी ऑफ द मिल्क, चिंता मत करो, लेबर रखी हुई है, वो अपने आप ध्यान रखेगी। एंड भौमिक इज जस्ट टू हैव ए वॉच ओवर इट, collect the revenues etc and take care of the cows till he return back from Denmark। सर आप तो बस ध्यान रखो, पेमेंट टाइम पर कहते हैं इसमें आ रही है नहीं, काउस की कहते हैं इसमें देख रेख करो, चलो। रौनक also offered Bhomik that for taking care of his dairy business he will pay to him rupees 10,000 per month, सर फोकट में नहीं, 10,000 मंथली आपको पे करूंगा। Ronak also told Bhomik that the cow are covered under the insurance policy for he has already paid advance premium and also share the insurance policy with Bhomik। सर कारों का काउ जो कहते हैं इसमें उनका ऑलरेडी इंश्योरेंस हो रखा है और मैंने उसका इंश्योरेंस प्रीमियम भी दे रखा है, ये ले पॉलिसी पेपर। However, अब काम की चीज, Ronak did not disclose that one cow is under sickness, बीमार है, it is very often fall sick and needs to be taken care, मतलब उसकी स्पेशल केयर कहते हैं इसमें करने की जरूरत है। भौमिक एग्रीड एंड द काउज वर शिफ्टेड टू भौमिक्स डेयरी फार्म हाउस, दोनों भाई डेयरी का बिजनेस था, तो रौनक की कहते हैं इसमें काउज कहां गई, भौमिक के फार्म हाउस में। रौनक एंड हिज वाइफ वेंट टू डेनमार्क टू स्टे विद देयर सन टू अंडरस्टैंड द डेयरी बिजनेस एंड टू विजिट द नियर प्लेस, वो वहां चले गए। भौमिक वाज नाउ लुकिंग आफ्टर द डेयरी बिजनेस ऑफ
along with his dairy business. During the year, 2 cows gave the birth to 2 cows. काऊ ने काफ दे दिया. One cow which often used to fall ill, वो रौनक की एक काऊ जो बीमार पड़ जाती थी, had also influenced the other cows. As a result, one cow of Bhomik and one cow of Ronak, which remained in the close contact with the sick cow, also fell sick. और थोड़े टाइम बाद तीनों की काऊ का कहते हैं इसमें काम खत्म हो गया. देखो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या है, रौनक ने जो काऊ बीमार पड़ जाती है और उसके लिए स्पेशल केयर की जरूरत है, ये बात किसको नहीं बताई, भौमिक को नहीं बताई. तो बेलर फेल्स टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स टू बेली. तो अब बेली को जो भी नुकसान हुआ उसके लिए कौन कंपनसेशन देगा, बेलर. When the insurance claim was lost, insurance company refused to pass an order on the claim on the following reason. अब काउज इंश्योर्ड थी तो भौमिक गया, सर इंश्योरेंस का पैसा दो. इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया. इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, सर वन काउ ऑफ रौनक विच वाज रनिंग सिक वाज नॉट इंश्योर्ड. सर जो बीमार वाली काउ है वो इंश्योर्ड थी नहीं, तो उसका इंश्योरेंस का पैसा बनता नहीं. और जो 2 काउज बाकी कहते हैं इसमें डेथ हो गई, वो सिक की वजह से कहते हैं इसमें डेथ हुई है, तो ये हमारी फॉल्ट थोड़ी ना, ये तो आपकी खुद की साइड से कहते हैं इसमें गलती है. और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये प्रूव हो गया कि वो जो 2 काउस थी कहते हैं इसमें उस बीमार काउ की वजह से खत्म. When Ronak returned back to India, he demanded his cow back. 10 काउ थी. Bhomik returned 8 cow, 10 minus 2, but did not return cows. काउ ने काफ दिया था, उसको वापस नहीं दिया. Bhomik informed Ronak that due to one sick cow of Ronak, his cow also became sick and died, and no insurance claim was admitted. सर आपकी वजह से मेरी काउ भी गई, इंश्योरेंस क्लेम मिला नहीं, मैं तो एक काउ अपने पास रखूंगा. What was the fault on the part of Ronak in this case? क्या फॉल्ट थी, उसने बताया नहीं. तो देखो ये देखो टाइम पास. Ronak has left the cows to his brothers and went to Denmark to enjoy the traveling and tourism. Senseless. Ronak has not taken the insurance policy of the sick cow. नहीं. Ronak have not informed the continuous sickness of his cow to Bhomik. डिफॉल्ट आपने कहते हैं इसमें जो थी गुड्स में वो बताई नहीं. गुड्स में अगर कोई फॉल्ट है तो ये गलती कर दी. Can Bhomik claim damages for loss of his cow which died since this cow remained in the close contact of the sick cow of Ronak? Yes, कर सकता है. Ronak is not liable for such loss. गलत. Bhomik should himself take care of his cow. ये भी गलत, क्योंकि देखो इसे 4 ऑप्शन तो बनाने हैं. Ronak is liable to pay the price of deceased cow of Bhomik since his cow died on account of close contact of sick cow of Ronak. सही है. Bhomik should be vigilant in taking care of the cow's formality. तो B. Sorry, C. 2.3. Whether Bhomik is responsible to give delivery of 2 calves which took birth during the year when Ronak was on his tour to Denmark? Yes. अगर गुड्स में कोई इंक्रीज हो गया, सेक्शन 163 कहता है, तो अगर गुड्स में कोई एक्रीशन होता है, इंक्रीज या प्रॉफिट, वो बेली को वापस लौटाना पड़ेगा. Bhomik is not bound, गलत है. Bhomik is duty bound to hand over the delivery of 2 cows. करेक्ट है. ये तो फालतू है. Bhomik returns only 8 cows since 2 cows of Ronak died. Whether Ronak is entitled to claim damages for 2 cows? No. क्योंकि उसने खुद ने इंटीमेट नहीं किया, तो फिर damages किस बात के लेगा. तो Ronak is not entitled to claim damages. Ronak is entitled to claim damages only if he can prove the Bhomik has not taken care of the cows as a prudent person, not taken the medical help of doctor. ये सही है. मतलब वैसे तो आंसर ये भी सही है, पर इसने इफ लगा के आगे उसको और क्या कर दिया, एक्सप्लेन कहते इसमें कर दिया, तो ये ज्यादा बेटर है उससे. ये दो तो फॉर्मेलिटी है. अब बाकी कहते हैं एमसीक्यू लेते हैं. ए लिमिटेड मेड अ पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. आर्टिकल्स में लिखा है सर अंडरराइटिंग कमीशन आप डिबेंचर्स पर 2% दे सकते हो. कंपनी ने डिसाइड किया अंडरराइटर से, और कहते हैं 2.25% कहते हैं इसमें अंडरराइटिंग कमीशन देने की बात की. देखो शेयर्स पर हम कितनी अंडरराइटिंग कमीशन दे सकते हैं, 5% ऑफ इश्यू प्राइस. ठीक है. डिबेंचर्स पर हम कितनी अंडरराइटिंग कमीशन दे सकते हैं, 2.5% ऑफ इश्यू प्राइस. तो अगर आप 2.5 पर जाओगे तो आपको सही लगेगा. लेकिन एओए में प्रोवाइड अ लोअर रेट, तो यहां पर एओए में कितना गिवन था, 2, तो आप मोर देन 2 दे ही नहीं सकते. तो कितनी अंडरराइटिंग कमीशन देंगे, 2. बी. कृष्णा Religious Publisher Limited has received application money of 20 lakh on 10th October 19 from the applicant who applied for allotment of shares in response to a private placement. 10th October को आपको पैसा मिल गया है.
ठीक है। सेलेक्ट द लेटेस्ट डेट बाय विच द कंपनी मस्ट अलॉट द शेयर्स अगेंस्ट द एप्लीकेशन मनी सो रिसीव्ड। कब तक करना होता है प्राइवेट प्लेसमेंट में? विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। मिला कब? 10 अक्टूबर कहते हैं 19। तो लमसम वे में जाओ तो अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, 8 या 9 कहते हैं इसमें आपका दिसंबर आ जाएगा आंसर सी, 60 डेज। Such shares which are issued by a company to its directors or employees at a discount or for a consideration other than cash, sweat equity shares। ये तो टाइम पास था सी। तो ये देखो अपने ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं इसमें खत्म। अब देखो सब्जेक्टिव को केयरफुली समझना। बहुत सारे बच्चे बड़ी मिस्टेक देखो कहते हैं इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव तो वो अटेंड कर लेते हैं और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में नेगेटिव मार्किंग कहते हैं इसमें नहीं है, तो सारे ऑब्जेक्टिव अटेंड कर लेते हैं। जो आपके इंटर में 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है उसमें आंसर आपकी आंखों के सामने होता है। तो टारगेट बनाओ कि जितना स्कोर हो सके उसमें करो। मैंने तो इवन क्लास में टारगेट दे रखा है मिनिमम 25 ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए। लॉ में एवरेज स्टूडेंट के लिए टारगेट सेट कर रखा है हमने बीएसआई में 60 आते हैं, तबाकर एग्जामिशंस कहते हैं इसमें आती है लॉ में। अभी कहते हैं इसमें बहुत सारी एग्जामिशंस थी जो ये कहते हैं इसमें अटेम्प्ट था। रैंक्स आती हैं, बहुत सारे आती हैं, फर्स्ट रैंक्स भी आती है, कभी कभार रैंक नहीं आती पर मुझे रिजल्ट इतना बुरा नहीं लगता है क्योंकि एवरेज बच्चा पास जब बढ़िया मार्क्स हो जाता है तो मैं बहुत खुश रहता हूँ। और लॉ में 60 मुझे पसंद है कि कम से कम इतना तो बनता है। तो अब देखो यहां पर आपके कहते हैं नंबर कटते हैं, ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं कटेंगे, ऑब्जेक्टिव नंबर तब कटेंगे जब आपने गलत ऑब्जेक्टिव को अटेंड किया। सब्जेक्टिव में आपके नंबर तब भी कट सकते हैं जब आपने सही अटेंड किया लेकिन इनकम्प्लीट अटेंड किया। तो आपको पता होना चाहिए आंसर कौन से पैटर्न में लिखना है। तो मैंने आपके लिए एक हेल्प तो देखो कर दी, वीएसआई में तो हम वैसे भी कहते हैं डिस्कस कर लेते हैं ऑलरेडी। रूल, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, इस पैटर्न पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का आपका आंसर होना चाहिए। और आप जानते हो नियर अबाउट 80% पेपर आपका केस स्टडी बेस कहते हैं इसमें आएगा। ठीक है, अब केस स्टडी बेस में जो अपना रूल, डिस्कशन एंड कंक्लूजन में कौन सा पोर्शन काम का है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में तो उसको बोल्ड करके बता दिया कि ये काम की चीजें। बाकी में मैंने बस वो रूल, डिस्कशन और कंक्लूजन वाले पैटर्न में डिवाइड कर दिया पर उसको बोल्ड नहीं किया। तो आपको सबसे पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखते ही माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हमें इसे रूल, डिस्कशन एंड कंक्लूजन के पैटर्न पर अटेंड करना है। होगा क्या, डिस्कशन एंड कंक्लूजन में रूल फिर से रिपीट होगा। तो रूल आपका 2 टाइम कहते हैं इसमें मेंशन करना है। फर्स्ट विदाउट कहते हैं इसमें डिस्कशन ऑफ फैक्ट्स ऑफ क्वेश्चन, सेकंड विद डिस्कशन ऑफ फैक्ट्स ऑफ क्वेश्चन। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो डिस्कशन एंड कंक्लूजन में जब वो रूल आ रहा है वापस से रिपीट तो वो सोचते हैं उनका काम हो गया, नहीं, नंबर कटेंगे। फिर जितना अटेंड करो उसमें नंबर नहीं कटेंगे तो आपके मार्क्स अपने आप स्कोर कहते हैं इसमें क्या होंगे, ज्यादा। चलो सबसे पहला इसमें कंपनी एक्ट के क्वेश्चन कहते हैं इसमें लेते हैं। The board of directors of Genex Fashions Limited at its meeting recommended a dividend on its paid up capital which was later on approved by the shareholders at general meeting। बाद में डायरेक्टर्स ने एक और मीटिंग बुलाई और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके डिसाइड किया कि जो डिविडेंड का अमाउंट है उसे हम परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कहते हैं इसमें करेंगे और इस वजह से देरी हो गई कहते हैं डिविडेंड पे करने में, और डिविडेंड का पे हुआ आफ्टर 45 डेज। ये वैसे क्वेश्चन ऑलरेडी आईसीए का है तो ये कोई नया क्वेश्चन कहते हैं इसमें नहीं आया। हाँ, जो वो अपने क्वेश्चंस देखे थे एमसीक्यूज वाले वो ऑलमोस्ट न्यू क्वेश्चंस थे और बेलमेंट पे केस स्टडी बना दी। ये कहते हैं इसमें मैं काफी खुश था, मैंने कहा चलो थोड़ी तो मेहनत वो कहते हैं इसमें कर रहे हैं। बाकी नॉर्मली जो अदर लॉज के पोर्शन है उस पर आप चेक कर लो, केस स्टडी है ही नहीं। खैर कोई बात नहीं। तो सबसे पहला देखो बीओडी ने क्या गलती की, अपना मेन डेटा क्या है, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसके विद इन 30 डेज में उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए। नहीं हुई तो सेक्शन 127 के बिया पर कंपनी 18% पर एनम पर इंटरेस्ट पे करेगी। जो नालायक डायरेक्टर्स हैं वो इम्प्रिजनमेंट और कहते हैं इसमें फाइन के हकदार माने जाएंगे। दूसरी बात, एक कनेक्शन आता है यूडी अकाउंट का। अगर किसी वजह से डिविडेंड कहते हैं इसमें विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्लेम नहीं किया गया, पेड नहीं किया गया, तो नेक्स्ट कितने दिनों में वो पैसा यूडी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, 7 डेज। यहां पर देखो डेज का कनेक्शन कितना है, 45 डेज।
पहली बात, जो डिविडेंड का अमाउंट होता है वो आप किसी और फंड में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, इसीलिए अपन उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा देते हैं, सेक्शन 123 क्लॉज 4 विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। पर इन्होंने तो किया है, तो उन्होंने दो गलती की, 124 की भी गलती की है और 127 की भी कहते हैं इसमें गलती की है। तो वेदर द एक्ट ऑफ डायरेक्टर्स इज इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यस। इफ सो, ये आपको हिंट दे दी कि वायलेटिव तो है। स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज दैट शैल फॉलो फॉर द अबव वायलेटिव एक्ट, इनाम मिलेगा जो आपको सजा कहता है इसमें, बताइए। तो ये देखो रूल, सेक्शन के मार्क्स नॉर्मली नहीं होते, पूरे लॉ के कोर्स में 1 to 2 मार्क्स के हाईएस्ट सेक्शन की वेटेज होगी, तो उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। जैसे ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और आप सेक्शन नंबर को लर्न करके नहीं गए या एग्जाम में याद नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे स्टार्ट करो, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13। वैसे भी उस लाइन के मार्क्स तो है नहीं, तो ये पहले आपका पूरा रूल आ गया, ठीक है। फिर 127, ये भी पोर्शन ऑफ रूल है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था 124 एंड 127 दोनों का कनेक्शन आएगा। डिस्कशन में देखो, पूरा अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसके फैक्ट्स आप कट पेस्ट मारे हो, तो उस डिस्कशन की नॉर्मली कोई वैल्यू कहते हैं इसमें होती नहीं है, या स्लाइट 1/4 या 1-2 मार्क्स कहते हैं इसमें रख दे तो एक अलग मैटर है, इसके लिए मैंने इसको बोल्ड नहीं किया। लास्टली देखो, दो कंक्लूजन है। नंबर 1, कंपनी को विद इन 7 days में ये पैसा किस में ट्रांसफर कर देना चाहिए था, यूडी अकाउंट में, ये तो सेक्शन 124 है। फिर बीओडी ने कहते हैं इसमें 127 भी वायलेट किया, क्योंकि उसने 30 days में डिविडेंड क्या नहीं किया, पे कहते हैं इसमें नहीं किया, तो उसकी भी सजा मिलेगी। तो कॉन्सिक्वेंसेस देखो कहते हैं इसमें क्या होंगे, जो डायरेक्टर है 127 का वायलेशन बताया इसने, डायरेक्टर ऑफ कंपनी कहते हैं इसमें उनको 2 years का इंप्रिजनमेंट एंड 1000 रुपीज पर डे का फाइन कहते हैं इसमें दिया जाएगा, जो नोइंगली इस कहते हैं इसमें डिफॉल्ट का पार्ट थे, और कंपनी 18% पर एनम पर इंटरेस्ट देगी। हम लोग वीएसआई में बार बार स्टूडेंट से, मैं तो पर्टिकुलर खुद की बात कर रहा हूं, एक ही चीज कहता हूं कि जो ये इतने सारे क्वेश्चंस अपने आईसीए के अवेलेबल है, इनको देखकर रिटर्न आंसर की प्रैक्टिस करो, देख कर करो, ताकि दिमाग में फीड हो कि आंसर किस तरीके से लिखा जाता है। अगर अपन वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अपना आंसर हमेशा इनकम्प्लीट अटेंड होगा। तो जिन्होंने कहते हैं इसमें प्रैक्टिस की है, कॉन्सेप्ट को समझा है, बार बार कोर्स को रिवाइज करते रहो, रटने की जरूरत नहीं है, रिवाइज करो, अंडरस्टैंड किया हुआ टॉपिक रिवाइज करने में कितना तो टाइम लगेगा, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, और नहीं है तो फिर नंबर कटेंगे। चलो नेक्स्ट लेते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मूनलाइट लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, अपॉइंटेड मिस्टर तेजा सीए as its first auditor within 30 days of the date of registration of company to hold office for the date of incorporation to conclusion of first AGM। देखो, इस कंपनी के नाम में कहीं पर भी इन्होंने गवर्नमेंट कंपनी और वर्ड दिया है नहीं, तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, बीओडी। कब तक करता है, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो बीओडी ने किया। फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर कहते हैं इसमें कितना होता है, अप टू फर्स्ट एजीएम, क्योंकि फर्स्ट एजीएम में फिर शेयर होल्डर्स अपने आप नए बंदे को अपॉइंट कर लेंगे, या उसी को ही कहते हैं इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। At the first AGM, Mr. Teja was reappointed to hold office from the conclusion of its first AGM till the conclusion of sixth AGM। देखो, एक रूल बता रहा हूं, कम बच्चे जानते हैं, जो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है तो उसका टेन्योर फर्स्ट एजीएम तक आएगा। गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कंपनी दोनों में से किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक्चुअल में जो आपका कहते हैं इसमें टेन्योर ऑफ ऑडिटर है उसको ब्लॉक नहीं करता फर्स्ट ऑडिटर वाला, तो जो फर्स्ट एजीएम तक है उसको काउंट ही मत करो। अब आप उसको एक फ्रेश ऑडिटर मानो, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को कहते हैं इसमें लिस्टेड कंपनी कितने ईयर्स के लिए अपॉइंट कर सकती है, 5 years। तो इसने 5 years दिया है, फर्स्ट एजीएम टू सिक्स्थ एजीएम, फर्स्ट एजीएम तो खत्म हो चुकी है, +5 तो सिक्स्थ एजीएम, तो वैलिड अपॉइंटमेंट है। अब आपको बताना है अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर तेजा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वैलिड, रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर तेजा एट द फर्स्ट एजीएम इन द अबव सिचुएशन, अगेन वो भी वैलिड है। हाँ, फिर उसके बाद नया टर्म देना है तो 5 years का कूलिंग पीरियड आ जाएगा, देन आप उसे क्या कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत कहते हैं इसमें नहीं है। तो ये रूल इस बार मैंने बोल्ड नहीं किया। इसमें से देखो जो कचरा लाइन है आप खुद हटाओ, इस पोजीशन में कहते हैं इसमें रहना चाहिए। तो रूल और कंक्लूजन, बीओडी ने वैलिड किया,
तेजा को जो अपॉइंट कहते हैं इसमें किया गया, उसमें फर्स्ट वाला काउंट कहते हैं, इसमें होगा नहीं, ठीक है, नॉट टू बी कंसिडर्ड। तो तेजा को फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम तक अपॉइंट किया गया, वो भी कहते हैं इसमें क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, किम प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 30 सितंबर 16। कौन सी कंपनी है ये? बच्चे ऐसी सिली मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम में जिसकी कोई हद नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, जो डेटा है वो एग्जामिनर कहते हैं इसमें फेवरेट होता है क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया काम हो गया। तो वो कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है ये क्लिक कहते हैं इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। 30 सितंबर 16 को इनकॉर्पोरेट हुई। इसकी पेड अप कैपिटल कितनी है? 45 करोड़। टर्नओवर कितना है? 250 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। द अकाउंट्स मैनेजर ऑफ कंपनी हैज इंटीमेटेड टू द कंपनी कि सर उनको कहते हैं इंटरनल ऑडिटर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए अपॉइंट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, अब मैनेजमेंट ऑफ कंपनी आपसे कहते हैं एडवाइस आता है कि क्या उनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना होगा या नहीं। मैंने देखो इनको क्लास में एक डेटा कहते हैं इसमें सॉल्व करवाया। डेटा क्या सॉल्व करवाया, आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। कंपनी इज लायबल टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। तो सबसे पहला लिस्टेड कंपनी, अदर पब्लिक कंपनी। देखो आजकल तो जो लिस्टेड कंपनी का कहते हैं इसमें डेटा चेंज हुआ है, मैंने अमेंडमेंट क्लास में करवा रखा है, वहां पे प्राइवेट कंपनी तो लिस्टेड वैसे भी नहीं होगी। और थर्ड प्राइवेट कंपनी, मैंने इनके डेटा को क्या किया था? रीअरेंज किया था। तो जिसका कहते हैं इसमें प्रीसीडिंग ईयर में आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स कितना है? ₹25 करोड़ और मोर। या फिर टर्नओवर, नहीं पहले डबल डबल करते हैं, पेड अप कैपिटल कितनी है? ₹50 करोड़ और मोर। या फिर टर्नओवर कितना है? और आगे बढ़ाओ तो सीक्वेंस बनाओ, देखो डबल 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 मैच हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स एक्सीडिंग ₹100 करोड़। या फिर टर्नओवर कितना है? ₹200 करोड़ और मोर। तो उसे इंटरनल ऑडिटर कहते हैं अपॉइंट करना है। प्राइवेट कंपनी में देखो ये डेटा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा और ये आएगा। अब ये कंपनी कौन सी थी? प्राइवेट कंपनी। तो इन दो में से एक डेटा पूरा होना चाहिए, ठीक है। या तो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स एक्सीडिंग 100 करोड़, या फिर आपका टर्नओवर कितना हो, कहते हैं इसमें 200 करोड़ और मोर। तो इसका जो टर्नओवर का कनेक्शन है, देखो इन्होंने भी सॉल्व इसी से किया, तो इसका जो टर्नओवर का कहते हैं इसमें कनेक्शन है वो फुलफिल हो गया, क्योंकि टर्नओवर कितना था? 250 करोड़। तो इसको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो देखो 25, 50, 100 एंड 200 डबल 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 डबल, तो डेटा याद रह जाएगा। पर डेटा याद रखना बड़ी बात नहीं थी, वो तो वैसे भी हो जाएगा। डेटा के अपोजिट क्या था? लाइक 25 करोड़ के अपोजिट क्या है, 50 करोड़ के अपोजिट क्या है, ये आपको रिमेंबर होना वहां पे एग्जाम में जरूरी है। चलो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। Define the term charge and also explain what is the punishment for default with respect to restoration of charge। देखो ये क्वेश्चन आईसीए ने जानबूझ कर दिया है। सेक्शन 86 की पेनल्टी में चेंज हुआ है ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चेंज वाली पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। एक बात, चार्ज एज यूजुअल है। अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, जिसने लोन लिया एसेट्स की सिक्योरिटी पे, तो चार्ज कंपनी की लायबिलिटी है। अगर आप क्रेडिटर की बात करो, जिसने एसेट्स की कोलैटरल सिक्योरिटी पर लोन दिया, मतलब सिक्योर क्रेडिटर, तो उसका राइट है। तो चार्ज क्या है? लियन और इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग ऑन बोथ ऑफ द कंपनी, और उसमें अपन क्या इंक्लूड करते हैं? मॉर्गेज को। ये तो आसान है। नेक्स्ट लेते हैं,
येलो प्राइवेट लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है कौन से ईयर में? 2012 में। प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड है। द कंपनी हैव शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 करोड़। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स टू इट्स डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज। द कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू 10% स्वेट इक्विटी शेयर्स which in total will add up to 30% of paid up capital with a locking period of 5 years। locking period गलत है, locking period कितना हो गया? 3 years है max। as it is a startup company, देखो स्टार्टअप कंपनी अपने पेड अप कैपिटल का 50% तक क्या दे सकती है? स्वेट इक्विटी शेयर्स। अगर वो स्टार्टअप कंपनी नहीं होती तो फिर पेड अप कैपिटल का 50% नहीं दिया जा सकता था, तो इसने कितना दिया? केवल 30%। वो तो सही है। तो 30% आप स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हो बीइंग अ स्टार्टअप कंपनी, अलाउड है। लेकिन लॉक इन पीरियड जो आपने कहते हैं 5 इयर्स लगा लिया, ये गलत है। लॉक इन पीरियड 3 इयर्स। लॉक इन पीरियड का मतलब ये है उस ड्यूरेशन में वो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज इनको स्वेट इक्विटी शेयर्स मिले उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ध्यान रख लेना ये पोर्शन में रूल मिक्स हुआ है। ये जो कनेक्शन दे रहा है ना रूल 8 सेक्शन 54 के साथ, तो इतना प्रैक्टिकल सेक्शन कहते हैं इसमें बन चुका है स्वेट इक्विटी शेयर्स। पहले स्वेट इक्विटी शेयर्स इतना बढ़िया सेक्शन में मानता ही नहीं था। बस कंपनी नॉर्मली डिस्काउंट पर शेयर इश्यू नहीं कर सकती, फेस वैल्यू वाला डिस्काउंट कब कर सकती है? जब वो स्वेट इक्विटी शेयर्स का कनेक्शन वहां तक काम करता। पर अब ये रूल आने के बाद ये डेटा बहुत खतरनाक है, तो पहले आप इस रूल को अच्छी तरह से क्लियर करना, फिर ये क्वेश्चन कहते हैं इसमें करोगे तो अपने आप हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया रीजन। तो देखो कंपनी कैन इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स बाय पासिंग एसआर एट इट्स जनरल मीटिंग। ये तो स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करने का मेन रीजन होता है। कंपनी एज ए स्टार्टअप कंपनी इज राइट इन इश्यू ऑफ 10% स्वेट इक्विटी शेयर्स, क्योंकि ओवरऑल वो कितना कर सकती है? 50% ऑफ पेड अप कैपिटल, अभी बताया था। लेकिन जो लॉक इन पीरियड है वो गलत है। लॉक इन पीरियड कितना था? 3 इयर्स। आपने कितना लगा दिया? 5 इयर्स। वो गलत कर दिया। नेक्स्ट लेते हैं। एबी लिमिटेड इश्यूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 लाख। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ध्यान रख लेना आपके डेटा कहते हैं इसमें इतने मिक्सअप किए हैं, अगर केयरफुली नहीं सॉल्व किया तो व्हाट लगा देगा। मतलब देखो ये क्वेश्चन है सब्सिडरी कंपनी एंड सेक्शन 19 को मिक्सअप करते हुए, ठीक है। तो पहले आपकी सब्सिडरी कंपनी क्लियर होनी चाहिए जिसका मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर या पेड अप कैपिटल कह दो किसी दूसरी कंपनी के पास हो, या फिर उसका कंपोजिशन ऑफ बीओडी का कंट्रोल किसके पास हो? किसी दूसरी कंपनी के पास हो। तो जिसके पास है वो होल्डिंग, जिसका था वो सब्सिडरी। मतलब होल्डिंग सब्सिडरी आते ही पहले आपको सुपीरियर कंपनी और इंफीरियर कंपनी क्लिक होनी चाहिए। होल्डिंग कौन सी है? सुपीरियर, जो होल्ड कर रही है। सब्सिडरी कौन है? इंफीरियर, जिसका होल्ड कहते हैं इसमें किया जा रहा है। तो अब देखो कनेक्शन को समझना। एबी लिमिटेड के पास कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स। तो अगर अपन शेयर से सॉल्व करें तो जिसके पास मोर देन हाफ शेयर्स होंगे वो इसकी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। मतलब 5,000 प्लस 1 शेयर कम से कम होना चाहिए। ऑन फर्स्ट 420 which have been fully subscribed whereby XY Limited holds 4,000 shares and PQ Limited holds 2,000 shares in AB Limited। तो अब इन 10,000 शेयर्स में से XY Limited के पास कितने? 4,000। और दूसरी कंपनी का नाम क्या दिया है? PQ लिमिटेड। PQ लिमिटेड के पास कितने? 2,000 शेयर्स। तो दोनों में से किसी एक के पास भी 5,000 प्लस 1 तो है नहीं। चलो AB लिमिटेड इज ऑल्सो होल्डिंग 20% इक्विटी शेयर्स ऑफ RS लिमिटेड। मतलब इसके पास 20% शेयर्स हैं किसके? RS लिमिटेड। और RS लिमिटेड पता है कौन है? जो इन दोनों कंपनियों के कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बीओडी। इन दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर कहते हैं इसमें कंट्रोल रखती है। तो कुल मिला के बात क्या बनी? ये जो XY लिमिटेड है और PQ लिमिटेड है ये दोनों किसकी सब्सिडरी हो गई? RS लिमिटेड की। अब इनकी जो ये होल्डिंग है, जो इनके पास इस AB लिमिटेड के शेयर्स है वो किसके माने जाएंगे? RS लिमिटेड के। तो RS लिमिटेड के पास
इन टोटल एबी लिमिटेड के कितने शेयर्स आ गए 4000 प्लस 2000 मतलब 6000, वो मोर देन हाफ हो गया। तो अब आरएस लिमिटेड किसकी होल्डिंग कंपनी बन गई, एबी लिमिटेड की, और एबी लिमिटेड किसकी सब्सिडियरी कंपनी बन गई, आरएस लिमिटेड की। चलो आगे बढ़ते हैं। आरएस लिमिटेड ये तो मैंने बता ही दिया। फर्स्ट 2020 को ये इसका कंपोजिशन को कहते हैं कंट्रोल कर रही है, और इसके पास 20% शेयर्स कौन सी डेट से आए, फर्स्ट 4/20 को। चलो अब आपको बताना है वेदर एबी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ आरएस लिमिटेड, यस। वेदर एबी लिमिटेड कैन होल्ड शेयर्स ऑफ आरएस लिमिटेड, यस। नॉर्मली सेक्शन 19 कहता है कि सब्सिडियरी कंपनी कैन नॉट सब्सक्राइब और परचेज शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी आइदर बाय इटसेल्फ और कहते हैं थ्रू इट्स नॉमिनी, नहीं खरीद सकती। लेकिन सेक्शन 19 में 3 एक्सेप्शंस गिवन है। एक तो शेयर्स उसके पास एलआर के बिया पर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। दूसरा उसके पास शेयर्स एज अ ट्रस्टी है, और थर्ड उसने सब्सिडियरी बनने से पहले शेयर्स परचेज कर रखे हो। तो ये कौन सा कनेक्शन है, सब्सिडियरी बनने से पहले शेयर्स परचेज करके, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, वेदर एबी लिमिटेड कैन वोट एट एजीएम ऑफ आरएस लिमिटेड हेल्ड ऑन 30/9/2020, आंसर है नो। आप सेक्शन 19 को आगे और केयरफुली रीड करना, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन पर सब्सिडियरी कंपनी वोट दे सकती है, ट्रस्टी की पोजीशन पर वोट दे सकती है, लेकिन बिफोर इट बिकम सब्सिडियरी अगर वो शेयर होल्डर है तो वोट नहीं दे सकती। तो इसका आंसर आ जाएगा नो। तो ये ध्यान रखना, आरटीपी की क्लास आप कितनी बार देखोगे लिमिट तो है नहीं, बस टाइम बचाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो डेटा कहते हैं फिर से मान लो भूल गए, थोड़ा सा पीछे चले जाना और कहते हैं फिर से ये सुन लेना। तो देखो फर्स्ट 2 के यस और थर्ड का कहते हैं इसमें नो। नेक्स्ट लेते हैं, नट्टी बडी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमियम क्वालिटी मिल्क बेस्ड आइसक्रीम in 2 flavors, first chocolate and second butterscotch. Second one is my favorite. The company called its AGM in order to lay down the financial statement for shareholders approval. Normal चीज है। However, due to want of quorum, the meeting was cancelled. देखो वैसे तो quorum का यहाँ पे कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है, आप अपनी नॉलेज के लिए ध्यान रखो। ये कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी, डेटा कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये 5000 मेंबर है, 1000 मेंबर है, अबव 5000 है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो कॉरम के लिए कौन सा मानेंगे, वो 1000 मेंबर्स का। तो 1000 के भी यहाँ पे कॉरम में कितने चाहिए, मिनिमम 5। एओए ज्यादा बता सकता है, एक अलग मैटर। वो कॉरम आया नहीं, मीटिंग को आपने क्या कर दिया, कैंसिल। पहली बात, मीटिंग कैंसिल नहीं होती, मीटिंग क्या होनी चाहिए थी, एडजॉर्न होनी चाहिए थी। द डायरेक्टर ऑफ कंपनी डिड नॉट फाइल द एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार। और डायरेक्टर ने क्या सोचा, सर जब एजीएम कहते हैं इसमें कैंसिल हो गई तो एनुअल रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। गलती की है, सेक्शन 92 वॉयलेट हो गया, और सेक्शन 92 की भी पेनल्टी काम की है, एग्जाम में फॉलो होनी चाहिए। बहुत सेलेक्टेड पेनल्टीज एग्जाम के लिए काम की है, जिसमें देखो वो 86 वाली पेनल्टी काम की थी, 76A वाली पेनल्टी काम की होती है, ये अभी 92 वाली जो पेनल्टी है ये काम की कहते हैं, इसमें 127 की पेनल्टी काम की होती है। तो कंपनी के भी यहाँ पे 4-5 पेनल्टी और 447, ये मेन ध्यान रखो। मैंने तो खैर अलग से एक डेटा वाली शीट दे रखी है, उसमें काम की पेनल्टी कहते हैं, इसमें बताई हुई है। आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्टर सोच रहे हैं जब एजीएम में नहीं हुई तो एनुअल रिटर्न क्यों फाइल करना है, क्या कंपनी ने कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस कॉन्ट्रावीन किए, यस। देखो दो चीजें कि जिस दिन आपकी एजीएम होती है उससे विद इन 60 डेज में एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल हो जाना चाहिए। अगर किसी वजह से एजीएम नहीं हो पाई तो लास्ट डेट ऑन विच सच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, उससे विद इन 60 डेज में एनुअल रिटर्न फाइल होना चाहिए। मतलब फाइल तो करना ही है, चाहे एजीएम हो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंपनी को कहते हैं इसमें विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, उसको फाइल करना चाहिए था, अलॉन्ग विद रीजंस फॉर नॉन होल्डिंग ऑफ एजीएम। इसने फाइल नहीं किया तो गलती की, तो इसको सजा मिलेगी। नेक्स्ट लेते हैं, 500 equity shares of ABC Limited were acquired by Mr. Amit, but the signature of Mr. Manoj, the transfer on the transfer deed was forged. मतलब ये भी आपका कहते हैं इसमें मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मतलब आईसीए का ही कहते हैं इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, पर ये आता रहता है, अच्छा क्वेश्चन है।
वो BRS लिमिटेड करके था, मुझे याद है क्लास वाला क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा सा बेटर कहते हैं इसमें करता हूं ताकि आपको समझना कहते हैं इसमें आसान हो। कंपनी कौन सी है? ABC लिमिटेड। इसने क्या किया? बाय शेयर सर्टिफिकेट इश्यू ऑफ 500 शेयर्स। किसको किया? मिस्टर मनोज को। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मिस्टर मनोज से शेयर्स किसको ट्रांसफर कहते हैं किए जा रहे हैं? मिस्टर अमित को। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। शेयर सर्टिफिकेट मैंने इंटेंशनली लिखा था क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट का मतलब आप मियर डिलीवरी से कहते हैं इसमें वो शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो ट्रांसफर डीड फिलअप की गई, ये कौन बना? ट्रांसफर। ये कौन बना? ट्रांसफरी। तो जो ट्रांसफर डीड थी इस पे इस ट्रांसफर के 4 सिग्नेचर है। तो देखो जब भी ये ट्रांसफर डीड कंपनी को सबमिट होगी, कंपनी की ड्यूटी क्या बनती है? उसे चेक करने चाहिए, मनोज के साइन मैच करने चाहिए, हो रहे हैं या नहीं। कंपनी ने क्या किया? मिस्टर अमित के फेवर में उस ट्रांसफर को रजिस्टर कर लिया और नया शेयर सर्टिफिकेट किसको दे दिया? मिस्टर अमित को। तो सोचो रजिस्टर ऑफ मेंबर से किसका नाम गायब हो गया? मनोज का। तो गलती किसके साइड पर कहते हैं इसमें चल रही है? कंपनी की साइड चल रही। तो अब कहते हैं इसमें हमें ध्यान क्या कहते हैं इसमें रखना है कि मिस्टर मनोज के पास क्या रेमेडी है कंपनी के अगेंस्ट में? वो कंपनी को कंपेल करके अपना नाम वापस लिखवाएगा और कोई डिविडेंड और डिक्लेयर हुआ उसकी डिमांड करेगा। मिस्टर अमित ने क्या किया? जब शेयर्स उसके नाम पर रजिस्टर्ड हो गए, इसमें से 250 शेयर्स किसको कर दिए? मिस्टर अभी को। अब मिस्टर मनोज और अभी दोनों को इस फॉर्जरी की जानकारी नहीं थी। तो सोचो इन दोनों को नहीं थी तो की किसने फॉर्जरी? अमित ने। खुद ने हिंट दे दी ना। तो देखो मिस्टर अमित का तो कंपनी के अगेंस्ट में कोई राइट बनता ही नहीं है। मिस्टर अभी माइट लेवल पर कंपनी से इस बात पर कंपनसेशन क्लेम कर सकता है कि सर आपने फोर्स ट्रांसफर को रजिस्टर क्यों किया, और मिस्टर मनोज का तो राइट बनता है। हमेशा ध्यान रखो जो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, तो आपके कॉपी के एंड में रफ का पार्ट होता है, उसमें इस तरीके से उसको सॉल्व करो। अगर आपने उसको परफेक्टली ऐसे डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया ना, इसमें 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। मान लो क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स का आया, सो इन एग्जामिनेशन यू हैव 7 to 8 मिनट्स टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है आपके 30 मार्क्स के, उसमें 60 मार्क्स लगता ही नहीं है। अगर आपके अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरे बच्चे कहते हैं सर ऑब्जेक्टिव तो हमने 30 मिनट्स में खत्म कर दिए। मैं कहता हूं चलो 40 ले लो, तो 20 मिनट्स आपके ऑब्जेक्टिव में बच जाएंगे। और अगर किसी ऑब्जेक्टिव में अटक जाओ ना तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जो आ रहे हैं सबसे पहला उनको अटेंड करो, तो आपका 60 to 70 ऐसे ही रैंडमली कोई ना कोई अच्छा पोर्शन अटेंड हो जाएगा। फिर जो बच गए उन पे जाओ, ताकि आपका एग्जाम में कहते हैं जो नहीं आ रहे क्वेश्चन वो टाइम वेस्ट ना कर दे। ये जरूर कहते हैं इसमें ध्यान रखो। चलो तो ये तो मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं। अब नेक्स्ट लेते हैं। अदर लॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बच्चे क्या करते हैं, अदर लॉज में सबसे पहला कुछ टॉपिक छोड़ जाते हैं, इंटरप्रिटेशन, जनरल क्लॉजेज एक्ट, जबकि क्वेश्चन वहां पर कभी डिफिकल्ट कहते हैं इसमें नहीं आता। इंटरप्रिटेशन जनरल क्लॉजेज एक्ट का तो खास तौर से नहीं आता। नेगोशिएबल छोड़कर जाते थे, समझ में आता था, पर अब तो नेगोशिएबल भी छोड़ने लायक टॉपिक नहीं, क्योंकि इतना सारा मटेरियल तो आईसीए ने अपने पोर्शन से हटा दिया। पॉइंट को समझते हैं। मिस्टर यादव, अ कार्गो ओनर, चार्टेड अ विजल टू कैरी अ कार्गो ऑफ व्हीट फ्रॉम अ फॉरेन पोर्ट टू चेन्नई। कोई दिक्कत नहीं। द विजल गॉट स्ट्रैंडेड ऑन अ रीफ इन द सी 300 miles फ्रॉम द डेस्टिनेशन। ये उसका ड्यूरेशन हो गया। द शिप मैनेजिंग एजेंट साइंड अ salvage agreement for Mr. Yadav. The goods being perishable, the seller stored it at their own expense. मतलब जो अपना गुड्स है वो पेरिसेबल नेचर का है, तो जो सेलवर कहते हैं इसमें वो अपने खुद के एक्सपेंसेस पर इसको स्टोर करेगा।
सेल्वर इंटीमेटेड द होल इंसिडेंट टू द कार्गो ओनर। सबसे पहला देखो वर्डिंग क्या है, कार्गो ओनर कौन है, मिस्टर यादव, सही है। तो आपने उसको इंटीमेट कर दिया। मिस्टर यादव ने कह दिया सर मैं तो कोई कहते हैं इसमें पेरिसेबल होने पर एक्सपेंसेस वापस रिपे नहीं करूंगा, एज इट इज द शिप ओनर बीइंग द बेली ऑफ द कार्गो who was liable to reimburse the seller until the contract remained unterminated। अब आपको बताना है कि क्या जो सेलवर को डिनाई किया गया है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। सबसे पहला देखो इसमें बेलमेंट में एजेंसी मिक्स हो रही है, आपको ये समझना कहता है इसमें पड़ेगा। मतलब पहले पार्टीज को फिल्टर करो ताकि आपको क्वेश्चन ज्यादा बेटर समझ में आए। मिस्टर यादव एक कार्गो ओनर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कार्गो ओनर है, शिप ओनर नहीं है। चार्टर्ड अ विजल टू कैरी अ कार्गो व्हीट फ्रॉम अ फॉरेन पोर्ट टू चेन्नई। विजल के अंदर कहते हैं इसमें शिप के अंदर 300 कहते हैं इसमें माइल्स उसको चलना था। जो शिप मैनेजिंग एजेंट है साइंड ए सेल्वेज एग्रीमेंट फॉर मिस्टर यादव। जो गुड्स बीइंग पेरिसेबल द सेलवर स्टोर्ड इट एट देयर ओन एक्सपेंस। मतलब मिस्टर यादव है, वो किसी पर्सन का कहते हैं इसमें क्या कर रहा है, गुड्स को कैरी करवा रहा है, किसके रूट से, अपने कार्गो के कहते हैं इसमें रूट से। सेल्वर इंटीमेटेड द होल इंसिडेंट टू द कार्गो ओनर मिस्टर यादव, और मिस्टर यादव कहते हैं इसमें सेलवर को कहते हैं सर मैं तो कुछ नहीं देने वाला क्योंकि शिप ओनर मैं नहीं हूं। शिप ओनर कहते हैं इसमें कौन है, जो कहते हैं इसमें शिप को ओन्ड कहते हैं इसमें कर रहा है वो बंदा, मैं तो कार्गो को कहते हैं इसमें ओन्ड कर रहा हूं। तो लायबल कौन है, कार्गो ओनर। देखो यहां पर सेंस क्या है, जो सेल्वर है वो मिस्टर यादव को बताता है, मिस्टर यादव मना कर देता है। सेल्वर यहां पर क्या बन जाएगा, एजेंट बाय इमरजेंसी और नेसेसिटी। तो ये जो वीट की कहते हैं केयर कर रहा है, इसमें जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो किससे रिकवर कहते हैं करेगा, मिस्टर यादव से। ऐसे कैसे वो मना कहते हैं इसमें कर सकता है। तो इसमें देखो a person who has been entrusted with another's property may have to incur unauthorized expenses to protect or preserve. This is called an agency of necessity. Hence in the above case the seller had implied authority from the cargo owner to take care of the cargo. ये तो मानेगा ना। They acted as agent of necessity on behalf of the cargo owner. Cargo owner were duty bound towards seller क्योंकि वो उसी के बिहाफ पर कहता गुड्स कैरी कर रहा है। तो सेल्वर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द एग्रीड सम फ्रॉम मिस्टर यादव एंड नॉट फ्रॉम शिप ओनर, क्योंकि प्रिंसिपल कौन बना, मिस्टर यादव। शिप ओनर तो चलो ठीक है कहते हैं इसमें उसके रूट से गुड्स लेके जाए जा रहे हैं, वो बेली कहते हैं इसमें बन जाएगा, वो अलग मैटर है। तो थोड़ी वर्डिंग को घुमाया हुआ था। नेक्स्ट लेते हैं, राहुल इज द ओनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शॉप। प्रियंका रीच द शॉप टू परचेज एन एयर कंडीशनर हुज कंप्रेसर शुड बी ऑफ कॉपर। आपने बता दिया कि सर एक कॉपर का कहते हैं इसमें कंप्रेसर वाला आ गया, क्या परचेज, एसी है। प्रियंका वांटेड टू परचेज द एयर कंडीशन ऑन क्रेडिट। राहुल डिमांड ए गारंटर फॉर सच ट्रांजैक्शन। मैंने इनको वीएसआई में क्लास में एक चीज समझाई है कि जब भी गारंटी पर केस स्टडी आए ना तो आपको 3 पार्टीज सेट करना कहते हैं इसमें आना चाहिए। वो 3 पार्टीज कौन, प्रिंसिपल, डेटर, श्योरिटी एंड क्रेडिटर। अगर आपने 3 पार्टीज पे प्रॉपर नेमिंग कर ली तो आपका आधा क्वेश्चन तो वैसे सॉल्व हो जाएगा। यहां पर देखो राहुल ओनर है एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप का, तो क्रेडिटर कौन बन गया, राहुल। प्रियंका को एसी परचेज करना है तो ये प्रिंसिपल डेटर हो गई। प्रियंका क्रेडिट पे लेना चाहती है तो गारंटर की बात की गई, तो गारंटर किसको बनाया गया, कहते हैं इसमें मिस्टर अरविंद को। गारंटर और श्योरिटी एक ही है। अब डील क्या डिसाइड हुई कि सर एसी का जो कंप्रेसर है, ये तो अकाउंट्स हो जाएगा, A.C कर देते हैं। कंप्रेसर है वो कॉपर बाइंडिंग का होना चाहिए, मतलब एल्यूमिनियम बाइंडिंग सस्ती होती है, कॉपर बाइंडिंग महंगी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। राहुल सोल्ड द एयर कंडीशनर ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड मिसरिप्रेजेंटिंग दैट इट इज मेड ऑफ कॉपर व्हाइल इट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम।
आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया तो वो जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या बन जाएगा, इनवैलिड कहते हैं इसमें बन जाएगा। भाई अगर गारंटी कहते हैं इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट से ली जाती है तो सेक्शन 142 और 143 कहता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड है। अब प्रियंका ने तो पेमेंट करने से मना कर दिया प्रिंसिपल लेटर ने, तो क्रेडिटर किसके अगेंस्ट में जाता है, गारंटर के अगेंस्ट में। सर आप कहते हैं इसमें पेमेंट कहते हैं इसमें करो, क्या गारंटर लायबल है? नो, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। जो मिस्टर कहते हैं इसमें गारंटर कौन बना, आ गया अरविंद, तो मिस्टर अरविंद की कोई लायबिलिटी कहते हैं इसमें नहीं है क्योंकि गारंटी आपने गलत तरीके से ली है। ये इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से श्योरिटी है, गारंटर डिस्चार्ज हो गया। नेगोशिएबल, अखिल ने एक प्रोमिसरी नोट बनाया 4500 का पेबल टू भुवन एंड डिलीवर द सेम टू भुवन ऑन द कंडीशन दैट भुवन विल डिमांड पेमेंट ओनली ऑन द डेथ ऑफ चमन। मतलब देखो अखिल एक प्रोमिसरी नोट बना रहा है किसके फेवर में, भुवन के। ये मेकर, ये होल्डर एंड पे। अब इसने कंडीशन क्या लगा दी, कंडीशन फॉर पेमेंट ऑन डेथ ऑफ चमन। मतलब सेक्शन 47 कहता है कि अगर मान लो कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी स्पेसिफाइड पर्पज के लिए बनाया गया है तो जब तक वो स्पेसिफिक पर्पज फुलफिल नहीं होगा तब तक आप उसकी पेमेंट क्लेम नहीं कर सकते। चलो भुवन ने इसको क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया फॉर कंसिडरेशन, किसे, दीपक को। और दीपक ने इस प्रॉमिसरी नोट को गुड फेथ में लिया। मतलब ये दीपक को क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, HDC, होल्डर इन ड्यू कोर्स। HDC को बहुत सारे प्रिविलेजेस होती है, उसमें से एक प्रिविलेजेस ये भी है कि सेक्शन 47 HDC के अगेंस्ट में एप्लीकेबल नहीं होता। चलो दीपक ने प्रॉमिसरी नोट कहते हैं प्रेजेंट किया, दीपक वो लेके आया किसके पास, अखिल मेकर के पास कि सर पेमेंट करो। अखिल कहता है सर मैंने तो साफ शब्दों में कह दिया था कि जब तक चमन की डेथ नहीं होगी मैं पेमेंट नहीं करूंगा। तो अगर भुवन ये पेमेंट मांगने आता और अखिल ये एक्सक्यूज देता तो वो सही था, लेकिन HDC के सामने वो कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है, तो दीपक उसकी पेमेंट क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। ठीक है, ये आपका नेगोशिएबल। नेगोशिएबल खैर जिनके पास अब टाइम नहीं है वो तो छोड़ दो, जिन्होंने कर रखा है उसको बार बार रिवाइज करो। अब तो नेगोशिएबल बहुत छोटा पोर्शन कहते हैं इसमें रह गया, ज्यादातर तो चेक उसके डिसऑनर और उसके कहते हैं प्रोविजन बच गए। थोड़े बहुत प्रोविजन है प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक के बेसिक, और ये होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। बाकी नेगोशिएबल आपने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। एक मटेरियल ऑल्टरेशन एंड एक आपका डिसऑनर ऑफ NI वाला पार्ट और है, आसान है। खैर GC एक्ट का लेते हैं। मिस्टर सोहन हैज इश्यूड अ प्रॉमिसरी नोट ऑफ ₹1000 टू मिस्टर मोहन ऑन 17 मई 2021। ये पेबल था 3 months आफ्टर डेट। मतलब सबसे पहला आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। इसने क्या लिया, प्रॉमिसरी नोट बनाया 17 मई से 3 months लो तो पहले क्या गया, मई टू जून, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त, मतलब 17 अगस्त प्लस क्या कर दो 3 days, वो 3 days क्या हो जाएंगे, ग्रेस पीरियड के। तो मतलब 20 अगस्त को इसकी क्या होनी चाहिए थी, पेमेंट। आफ्टर दैट अ सडन हॉलीडेज वाज डिक्लेयर्ड ऑन 20 अगस्त 2021 ड्यू टू मोहर्रम। सडन हॉलीडे, नॉट ये कहते हैं इसमें आपका प्री डिटरमाइंड कहते हैं इसमें हॉलीडे, तो प्री डिटरमाइंड तो था नहीं। अगर प्री डिक्लेयर्ड होता तो एक दिन पहले पेमेंट होती, एक्सीडेंटल कहते हैं इसमें हुआ है तो एक दिन बाद पेमेंट होगी। तो अब इसकी पेमेंट कहते हैं इसमें 19th को होगी या 21st को, ऑब्वियस सी बात है 21st को। ये तो आप अपने 12th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रखा है उससे कर सकते थे सॉल्व। ये जनरल क्लॉजेज एक्ट का कहते हैं इसमें कनेक्शन। मतलब ये कह रहा है कि सेक्शन 10 ये कहता है कि अगर कहते हैं इसमें किसी इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट जिस डेट को कहते हैं इसमें की जानी है, ठीक है 10 और 11 दोनों को मिक्स कर लो, और वो डेट कहते हैं इसमें आपका
हॉलीडे होता है, मतलब उस दिन कोर्ट बंद रहता है, प्रोसीडिंग और कहते हैं इसमें नहीं हो रहती है, तो जो नेक्स्ट वर्किंग डे उस दिन पेमेंट होगी। तो नेक्स्ट वर्किंग डे कौन सा आ गया 21, तो उसको पेमेंट हो जाएगी। और अगर आप उसको नेगोशिएबल से सॉल्व करते तो फिर वो एक्सीडेंटल और कहते हैं इसमें वो प्रीसीडिंग वाला कनेक्शन यूज में ले लो, पर इसको जनरल क्लॉजेज एक्ट से सॉल्व करना था। लास्ट लेते हैं अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। एट द टाइम ऑफ इंटरप्रेटिंग स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट लॉ के लिए आता है। व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ यूसेज और कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। देखो यूसेज वर्सेस कस्टम की बात करें तो जो सदियों से चली आ रही है उसको यूसेज बोलते हैं, और जो कुछ डिकेड से चली आ रही है उसको कस्टम बोलते हैं। मतलब ज्यादा ओल्ड कहते हैं इसमें क्या होती है यूसेज। हालांकि वो डिफरेंस पूछेगा नहीं, है तो मैंने केवल आपकी नॉलेज के लिए आपको कहते हैं इसमें बताया। तो देखो अगर कोई यूसेज या प्रैक्टिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से चली आ रही है, मतलब किसी एक्ट की वर्डिंग में कुछ कंफ्यूजन है, तो यूसेज ये बताती है कि सर इतने सालों तक कैसे आपने उस कंफ्यूजन को दूर किया है, वो भी कहते हैं इसमें आपका इंटरप्रिटेशन का तरीका बन सकता है। इसको एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं इसमें बोलेंगे। एक कोटेशन होगा देखो, अ यूनिफॉर्म नोटोरियस प्रैक्टिस कंटिन्यूड अंडर एन ओल्ड स्टैट्यूट एंड इनएक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर टू अमेंड द सेम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू शो कि जो प्रैक्टिस आपने कहते हैं यूज में ली थी वो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ था। मतलब ओल्ड लॉ में कुछ वर्डिंग्स डाउटफुल थी, आपने इतने लॉन्गर टर्म तक कहते हैं इसमें उसका जो इंटरप्रिटेशन निकाला वो एक प्रैक्टिस बन गई, और लेजिस्लेचर ने न्यू लॉ बनाने के टाइम पर उसको अमेंड नहीं किया, तो इसका मतलब ओल्ड लॉ के जो डाउटफुल वर्ड्स को अपन ने जिस प्रैक्टिस से सॉल्व किया था वो सही प्रैक्टिस थी, तो वो यूसेज का कहते हैं इसमें काम करती है। अब इसमें 2 लैटिन मैक्सिम्स है, एक ऑप्टिमा लीगम इंटरप्रेसेस्ट कॉन्स्टिट्यूटो कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ कहते हैं इसमें लॉ, जो इतने सालों से चला आ रहा है उसको कंटिन्यू करो ना। कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिस्टोइस्ट ये कंबाइंड वर्ड होता है, ऑप्टिमा एट फोर्टिसिस्मा इन लीगे। अगर ओल्ड डॉक्यूमेंट को या ओल्ड लॉ को पढ़ना है तो उस समय पर जाकर पढ़ो जिस समय उनको कहते हैं इसमें बनाया गया था। पर बच्चे क्या होते हैं लैटिन मैक्सिम के नाम से भाग जाते हैं क्योंकि रटी तो जाती नहीं, तो क्यों पूरी रट रहे हो। इसको आप ऐसे कर सकते हो, ऑप्टिमा डॉट 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 कॉन्स्टिट्यूटे कंटेम्पोरेनिया डॉट 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 इन लीगे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो नंबर कहते हैं इसमें देगा। तो ये देखो आपके इंटर के आरटीपी का पोर्शन खत्म है। अब नेक्स्ट अपन कहते हैं इसमें जब एमटीपी आ जाएगी नई वाली, क्योंकि अभी तो जुलाई अटेम्प्ट की भी आप पर थी, तो उस समय मिलेंगे। अभी के लिए इतना बहुत है, ठीक है।